अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस परंजॉय गुहाटा। तो मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 4 और स्वाधीन पत्रकार हैं। वहाँ का सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज अनुज कुमार सिंह, उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर इशू किया था। ये ऑर्डर एक तरह से गैग ऑर्डर। आपके साथ क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि वही कोर्ट से ऑर्डर आया, ये जो गैग ऑर्डर था, आपको मानना नहीं पड़ेगा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं। एक सवाल है कि जो नफ़रत की राजनीति है और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म, ओलिगार्की जो जो पूंजीवाद का एक तरह से एक जो स्वरूप जो बहुत खतरनाक स्वरूप, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। क्या इनका गठजोड़ भी है या नहीं? आज इस तरह से इस्लामोफोबिया भारतवर्ष में नहीं होता अगर हमारे देश का जो मीडिया है और किस तरह से इन लोग को मदद मिल रहा है, सरकार से मदद मिल रहा है। ये स्थिति में आज हम हैं क्योंकि जो आज सरकार में, जो सत्ते में है, जो नफरत नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी सत्ते में है, आप राजनेता हो सकता है, आप कॉर्पोरेट घराने का बॉस हो सकता है, आप कोई आर्मी जनरल हो सकता है, आप एक अपराधी भी हो सकता है। पत्रकार का काम है सवाल करना, सख्त सवाल करना। एक सवाल के बाद अगर जरूरी पड़ेगा दूसरी तीसरी सवाल कीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पत्रकार लोगों को मौका नहीं दिया। मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का वकील 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। 5 गुजरात में है, 1 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई आपने चुनी क्यों? ये इतना महत्वपूर्ण लड़ाई क्यों है? सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद। मैं हर्ष मंदर हूँ। ये दाग दाग उजाला जो हमारी सीरीज़ है स्क्रोल और कारवाने मोहब्बत जो साथ में कर रही है, जिसमें हम देश के हालात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज एक बहुत ख़ास एपिसोड है। नॉर्मली हमारे 2 या 3 मेहमान होते हैं, लेकिन इस एपिसोड में एक ही मेहमान है, बहुत ख़ास मेहमान, और बहुत ज़रूरी बातें हम लोग करेंगे। पत्रकारिता के बारे में, पूंजीवाद व्यवस्था के बारे में, या मीडिया के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। मेरे साथ हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। परंजॉय का परिचय देने में ही मैं सोचा कहाँ शुरू करूं। मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं। हम लोग 17 साल की उम्र दोनों थे जब से मैं उनको जानता हूं, जब हम लोग दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया। सबसे अहम परिचय फिलहाल बेहद साहसी पत्रकार, और बेहद साहसी एक तरह का पब्लिक वॉइस, सच बोलने की हिम्मत रखने वाले परंजॉय हैं। और उसी के बारे में हम लोग अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। 48 साल से ये पत्रकार रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 इयर्स। 25 साल से ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते आ रहे हैं। 12 साल से उन्होंने अपना पब्लिशिंग हाउस शुरू किया है। 42 किताबें उन्होंने छापी हैं इस पब्लिशिंग हाउस में। उनमें से 9 उन्होंने खुद लिखे हैं या मतलब उनके को ऑथर के तौर पे हैं, और नई नई चीज़ें प्रयोग के तौर पे करते रहते हैं। म्यूज़िक वीडियोस उन्होंने पिछले 5-1 सालों से वो भी करना शुरू किया है। साथ में IIM अहमदाबाद में 19 साल तक वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जो एक तरह से सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको हम कहते हैं, उसका सबसे सम्मानित अगर कोई जगह हो वहाँ उसके
इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के भी ये एडिटर इन चीफ रहे हैं। अ, और किन किन चीज़ों पे आपका अध्ययन हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट पर जो यहीं से शुरू करना चाह रहा था, 17 साल की उम्र से जब मैंने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन आएगा जब हम आपको इस देश के सबसे साहसी आवाज़ों में शामिल आपको मानेंगे, और आप बहुत जो सबसे जो पावरफुल लोग हैं और कुछ सालों से जो सबसे जो जिसको हम लोग पूंजी व्यवस्था के सबसे जो अमीर और प्रभावशाली लोग जिनका सत्ता के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रहा है, उनकी सच्चाई आप बार बार आप अंबानी हो, अदानी हो, और बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहराई के साथ आप इनकी कहानी बताते आ रहे हैं समाज को, दुनिया को। तो इस रास्ते पे आप आए कैसे? मतलब अपने बारे में थोड़ा बताएं। ये आपने रास्ता चुना क्यों, कैसे? हर्ष, धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा कि 53 साल पहले जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आपके साथ पहला बार हमारा परिचय होगा, हमारा दोनों का रास्ता आज यहाँ आके पहुँचेंगे। शुरू करने के पहले, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा हमें तारीफ किया। आप हमें साहसी बताया। देखिए, मैं समझता हूँ एक पत्रकार का कर्तव्य पालन किया मैंने, और मैंने किया नहीं, मैं तो कोशिश किया। जी। अलग बात है कि कुछ लोग, मेरा पत्रकार भाइयों बहनों, अलग अलग कारण के लिए हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, अपना कर्तव्य पालन नहीं किया या नहीं कर पाया। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज आपने लोकतंत्र के बारे में कहा। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, जो हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, और हर पत्रकार का जो भी अधिकार है वहीं से आ रहे, और अधिकार भी है और पत्रकार की जिम्मेदारी भी है। ठीक, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये हमारे संविधान का 19(a) की धारा। समस्या हो जाता है 19(2) में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच। कौन कहेगा क्या युक्तिगत है या क्या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको उस एक मिनट रोकना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट यही था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुछ बंदिशें होनी चाहिए। अमेरिका का जो संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट था कि आप कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। जी। एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप अमेरिका का नेशनल फ्लैग, स्टार स्पैंगल बैनर, आप उसको जला सकते हैं एक सार्वजनिक जगह में, आप कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। मगर भारतवर्ष में अगर करेंगे, ये एक अपराध है। आपने जो सवाल किया, मैं पत्रकार क्यों बना, मेरा आखिरी 2 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल अर्थशास्त्र पढ़ा, और वो 2 साल इंदिरा गांधी का आपातकालीन समय था। तो अगर कोई जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मगर उस समय जो 21 महीना 19 महीना जो आपातकालीन स्थिति है, और जिस समय वो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता भी एक तरह से बंद था, खत्म किया, और आज का जो अघोषित आपातकालीन समय से हम लोग गुजर रहे हैं, 11 साल से ज्यादा हो गया, इसमें बहुत फर्क है, अंतर जमीन का फर्क। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री जो आज तक पत्रकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस,
जहाँ पे कोई भी सवाल कर सकते हैं, अभी तक उन्होंने नहीं किया। जी। उन्होंने चुन के कुछ पत्रकार को साक्षात्कार करने का मौका दिया, हुँ। कुछ लोग को मौका मिला जो पत्रकार नहीं है, हुँ। कोई ऐसे अभिनेता को भी मौका मिला। जी। हमारे अक्षय कुमार जी, उन्होंने भी एक अद्भुत प्रश्न किया हमारे प्रधानमंत्री को और बोला कि हमारा ड्राइवर ये सवाल आपसे पूछने के लिए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? मगर मेरा कहना है हुँ। कि जो आप कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारतवर्ष, जी। और पहला बार प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच से कोई भी उनको कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक हमारे देश का पत्रकार को ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिला। जी। तो जब जो एकदम शीर्ष में है, सबसे ताकत वाला जो हमारे देश का राजनेता है, उनका व्यवहार इस तरह से, जी। इ इस तरह से उन्होंने व्यवहार कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होना नहीं चाहिए कि आज जब मीडिया के बारे में कहते हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया के बारे में क्यों इतना बड़ा हिस्सा आज सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, जी। और सरकार का जो सवाल करना है, जो लोकतंत्र में आप कहते हैं फोर्थ पिलर, जी। चौथा खंभ, आप जो भी सत्ते में है, आप राजनेता हो सकता है, आप कॉर्पोरेट घराने का बॉस हो सकता है, आप कोई आर्मी जनरल हो सकता है, आप एक अपराधी भी हो सकता है। पत्रकार का काम है सवाल करना, सख्त सवाल करना। जी। एक सवाल के बाद अगर ज़रूरी पड़ेगा, दूसरी, तीसरी सवाल कीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पत्रकार लोगों को मौका नहीं दिया। हुँ। इसका एक तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने सचमुच मेरे ख्याल में, मेरे सोच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, जो स्वाधीनता है, जी। शायद वो विश्वास नहीं करते हैं। जी। वो कहने में और कुछ कहेंगे, मगर उनका जो एक्शंस है, जो खुद किया, यही कहते हैं। जी। नहीं, पर फिर भी पंजोय एक आपातकाल ने आपको इस रास्ते पे मतलब रास्ता दिखाया कि ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो अघोषित आपातकाल में हम आज पहुँचे हैं और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं सच बोलने का, किसी कीमत पे सच बोलना। आपने कहा कि ये इसमें बहादुरी की बात कम है, सिर्फ़ अपना कर्तव्य पालन के प्रति अपनी एक ज़िम्मेदारी आप महसूस कर बिल्कुल रहे ठीक हैं। कह रहे जी, हैं आप। ये बहुत खूबसूरत ज़रूरी बात आपने कही। दिक्कत ये है कि ये ऐसा वक़्त है जहाँ पे इस ज़िम्मेदारी को बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का इसको इसको याद नहीं किया है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में और गहराई से भी बात करेंगे। लेकिन आपके व्यक्तिगत जो सफ़र रहा है, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी आप बताना चाहें, आपका जो ये 48 साल पत्रकार के नाते आप और बीच में आप लेखक भी रहे, पब्लिशर भी रहे, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स भी बनाए। लेकिन मोस्टली आप समाज को कुछ सच्चाइयाँ मतलब अलग-अलग तरीकों से बताने की कोशिश आपने की। उस आपके जस्ट योर वर्क लाइफ एंड योर जर्नी इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें? हर्ष, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? हुँ। सबके सामने है, अगर लोग पढ़ने चाहते हैं, देखने चाहते हैं, सब कुछ हमारे सार्वजनिक एक मंच है, मेरा वेबसाइट है, वो पढ़ सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहला बात है, जो भी सत्ते में है, जो भी जो भी व्यक्ति जिसके पास क्षमता है, शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग सचमुच टॉलरेंस, जो आप कहेंगे कि आपका राय और कुछ होता है, मेरा राय और, राइट। मगर आपका राय और कुछ है, फिर असहमति को सहमति और असहमति, और उसके साथ-साथ हुँ, हुँ। आप क्या, और जो लोग कह रहे हैं, आप क्या संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं? आर यू सेंसिटिव टू समबडी एल्सेस व्यू? हुँ। मेरा कहना है, फ़र्क ये है कि इससे पहले भी जो लोग थे,
वो सचमुच विश्वास नहीं करते हैं टॉलरेंस में। जो हम कहेंगे कि एक तरह से हम दूसरे की बात जो भी कहे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर ये बात और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हमारे एक है हमारे नेताओं में मुझे लगता हाँ, है कि नेहरू जी से शुरू करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों में असहमति को वो असहनशील या सहनशीलता एक बात है। हम्म, एक और बात है कि आपका साथ मेरा राय नहीं मिल रहे। जो सत्य में है वो उनके मन के अंदर बदला लेने का एक मनसा है। तो सिर्फ आपके साथ मैं सिर्फ असहनशील नहीं है, हमारे पास हथियार है। हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है जो जो वित्त मंत्रालय में है। हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग है, हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास ऐसा कानून है जो आज हमारे समाज में एक हथियार बना है। जैसे यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आप कह रहे ये आतंकवादी के खिलाफ है, मगर आम नागरिक के खिलाफ भी इसका दुरुपयोग हुआ। आप कह रहे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कानून के पास इतना जो सत्य में है, जो क्षमता है इनकी, ये पहले हम भारतवर्ष में कभी नहीं देखा। और ये हम देख रहे हैं कि इस सारे कानून को और ये जो संस्था है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसका इतना दुरुपयोग, हथियार की तरह इसका इस्तेमाल, हाँ, मेरे राय में, मेरे सोच में कभी हम भारतवर्ष में नहीं देखा। पहले दिखा, ऐसा नहीं कि एक दो बार हम ऐसे उदाहरण दे सकते, मगर एट दिस लेवल। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो अलग अलग संवैधानिक और अलग का संस्था है, आप देखिए निर्वाचन आयोग, आप देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप हमारी सेना के बारे में कहिए, आप हमारे ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहिए। आप तो खुद पुलिस आईएएस ऑफिसर थे। सारे और जुडिशरी बिल्कुल, न्यायालय जितने, ये सारे आज मैं समझता हूँ एक तरह से सरकार के खिलाफ काम करने के लिए, या उनका अपना जो एक होना चाहिए, एक संविधान में उसको एक क्षमता मिला, वो क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। तो अगर ये सारे जो संस्थाएं एक तरह से मैं समझता हूँ कॉम्प्रोमाइज्ड या कमजोर हो गए, तो मीडिया का हालत वही है। बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुन के, मैं नाम बताऊं कुछ लोगों को, कहिए। देखिए, कुछ ऐसे पत्रकार है जिसके साथ उनका विचारधारा के साथ एक है। जी, हमारे कॉलेज में हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, रजत शर्मा जी, उन्होंने उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो उनका जो विचारधारा है वो एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस समय नहीं बना था, बनने वाला भारतीय जनसंघ था। मगर उसके बाद हमने बहुत सारे पत्रकार को देखा जिसका बैकग्राउंड रजत शर्मा जी के था। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी आज जो दूरदर्शन में है, जिसको कुछ हफ्ता तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। आप देखिए नाविका शर्मा, राहुल शिवशंकर, जो खुद हमें बताया कि आजकल लोग हमें कहते हैं राहुल शिवशंकर को आरएसएस, मैंने कहा उन्होंने एक बार हमें बताया। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हम देख रहे हैं, वो मेरी सोच में वो अपना काम भूल गया। जो सत्य में है उनको सवाल नहीं कर रहे, मगर जो विरोधी दल है सारे उनके ऊपर सवाल आप कर रहे हैं, तो इट हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो आपको जिसको सवाल करना है, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। नोटबंदी, जब मोदी जी कहा कि हाँ नोटबंदी फायदा होगा देश के लिए, आप बार बार सवाल नहीं किए। बेरोजगारी, जब मोदी जी कहा सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग पकौड़ा तल रहे हैं उनके बारे में तो हमारे जो सरकारी आंकड़े में नहीं आ रहे।
आप बार-बार क्यों नहीं सवाल कर रहे? आप देखिए कोविड कोविड के बारे में, जो हमारे लॉकडाउन के बारे में, जी, जो मैं समझता हूँ सिर्फ़ भारतवर्ष के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा सबसे कठोर कि लॉकडाउन ऐसा इतिहास में 6 हमारे। महीना में जी, करोड़ों लोग शहर छोड़ के गाँव चला गया। हुँ, ये भारतवर्ष के इतिहास में और मैं समझता हूँ विश्व के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। जी, ये सारे विषय के ऊपर आप सवाल बहुत ही नहीं। कम या सवाल नहीं करें। क्या हुआ? जो सवाल कर रहे हैं, जो आज स्वाधीन हो गए, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो अभी भी मुख्य धारा का संस्था में रह के भी अभी भी सवाल कर रहे हैं, उनका मुँह आप बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, अलग-अलग तरीक़ा से। आपने कानून बदल दिया, आपने जो सूचना प्रयुक्ति इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स बदल दिया, आपने निजता का जो कानून है, तो डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ये सारे कानून, एक के बाद एक कानून आप कोशिश कर रहे हैं, इस ऐसा बदलेंगे, तो आप स्वाधीन पत्रकारिता को कम जो से जो थोड़ी हिम्मत से हाँ, लोग कर रहे हैं, उसको भी मैं दबाने एक की कोशिश। उदाहरण देता हूँ। अजीत अंजुम जी जाके बिहार में जहाँ पे ये वोटर रिवीजन हो रहे, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट किया, उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। हुँ, ऐसे बहुत सारे मानहानि का केस लग गया। एक-एक पत्रकार को बोला, आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, कप आप टुकड़े-टुकड़े गैंग में हैं। कप्पन का बहुत ही ज़्यादा 2 गंभीर। साल के आसपास उनको रहना पड़ा। हुँ, एक अर्नब गोस्वामी जी को आपने जल्दी-जल्दी सुनवाई किया। कोर्ट ने है ये हाँ, जो। और सिद्दीक कप्पन को 2 साल जेल के अंदर रहना पड़ा। जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और दुःख की बात है, गाँव में, छोटे शहर में जो पत्रकार है, वो आज ज़्यादा खतरे में है। जी। हम बैठे हैं शहर में, आ आप और मैं एक अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, हुँ, मगर इन लोग जी, और हम दे आपके दे लिए आर इन बोलने के लिए ग्रेट बहुत डेंजर। लोग हैं। जी, जी। नहीं, बिल्कुल आपने संदर्भ बताया क्यों ज़रूरी है आपका, और बार-बार आप कह रहे हैं ये सारी संस्थाएँ मीडिया को शामिल करते हुए अ, अधिकार लोकतंत्र देता है। मुझे लगता है ज़िम्मेदारी उससे बढ़ के ज़िम्मेदारी देती है कि कोर्ट्स हों, इलेक्शन कमीशन हो, सिविल सर्विसेज़ हों। मैं एक व्यक्तिगत एक हुँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। 17 अगस्त हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी, ज्ञानेश कुमार जी एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। करते लगभग 1.5 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं नहीं सोचा मेरे को मौका मिलेगा, मैं उठ के एक 1 सवाल, मिनट में उनको सारे सवाल पूछे। 5 सवाल किया। हुँ, बिहार के बारे में 2, हुँ, महाराष्ट्र के बारे में 3 हुँ, और उन्होंने 5 लोगों से सवाल लेने के बाद एक साथ जवाब दिया। उन्होंने कुछ सवाल का लंबा जवाब दिया, कुछ सवाल के जवाब के किस तरह से दिया कि एक और सवाल किया जो अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट अबाउट री। 2 सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मेरा कहना क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो 1 मिनट में मैं वो 4-5 सवाल करूँगा, वो वायरल हो जाऊँगा। बिल्कुल वायरल हो गया क्योंकि क्यों हुआ? क्योंकि हर कोई हर और सवाल नहीं पूछ नहीं, रहे नहीं हैं। और लोग सवाल किया, ऐसा नहीं कि और लोग सवाल नहीं किया। कारण ये है कि हमारे माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। हुँ, हुँ, घूम फिर के जवाब दिया, पूरी जवाब नहीं दिया, आधा जवाब दिया और जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने कभी नहीं सोचा कोई 1 मिनट का सवाल वायरल हो जाएगा। तो एक पत्रकार का एक कर्तव्य पालन के लिए जो भी है आप सवाल कीजिए। और मेरा सवाल, मेरा अकेला क्या सवाल, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जी, जी। और वहाँ पे भी वो गोदी मीडिया के लोग भी थे। हुँ, गोदी मीडिया, रवीश कुमार ने हुँ, ये 2 शब्द का जो जो हमारे देश में ना वो बोलते हैं ना हमारे पत्रकार लोग को हुँ, वॉच डॉग्स होना चाहिए, हुँ, जो कुत्ता भौंकते हैं, हुँ, हुँ, वो चोर को डरा देते हैं। और एक और और लैप। है गोदी में चुपचाप बैठे रहते हैं, पूँछ हिलाते हैं। अगर वो गोदी कोई जाने-माने लोग, कोई शक्तिशाली कोई लोग है, तो और भी पूँछ हिलाते हैं। एक और तरीका का कुत्ता भी होता है, हुँ, वो जो लोगों को मदद करते हैं। एक अंध व्यक्ति को सड़क पारने के लिए जी। कोई नशीली वस्तु को हमारे हवाई अड्डा में वो हुँ, सूख के निकाल देते हैं। मगर ये गोदी मीडिया क्यों इतना हमारे देश का
जो इतिहास में आप देखिए, आपने नेहरू जी की बात किया, हमारे देश में देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग पत्रकारिता किया। जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी भी पत्रकार थे। तो एक तरह से हमारा राजनेता भी हमारे पत्रकार थे। हुँ, बहुत कुछ किया पर उसमें पत्रकारिता भी किया। आज ये जो परंपरा हुँ, क्या हो गया? खत्म हो गया? जी। या इतना कमज़ोर हो गया हमें दिखाई नहीं दे रही? पर जो जिन सवालों पे आज आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा उस दिशा में जानना चाहता हूँ। लोकतंत्र पे आप कह रहे हैं एक अघोषित किस्म की का आपातकाल से हम गुज़र रहे हैं और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लोकतंत्र पे बहुत सारे बहुत गंभीर किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। इससे भी मैं सहमत हूँ। एक आक्रमण जिस पे मैं बहुत काम करता हूँ वो है जो नफ़रत की राजनीति और जिसमें माइनॉरिटीज़ ख़ास करके मुस्लिम और कहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे जिस तरह का वार हो रहा है, वो मैं मानता हूँ कि उसी तरह से जैसे नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, एक तरह से वहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ गए। वहाँ से भी आगे बढ़ गए। तो इसलिए मेरी लड़ाई इस मुद्दे पे और वही कीमतें, वही इंस्टीट्यूशंस जो आपने कहा, वही चल रहे हैं। आपने आपकी जो लड़ाई है सब मतलब बहुत सारी चीज़ों पे है, तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं इस देश के, उनका उनके बारे में और उनकी जो मिलीभगत है, सरकार जो मोदी सरकार है, उनका इनके प्रति जो समर्थन देते हुए एक तरह से देश का जिसको अंग्रेजी में हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, मतलब क्रोनी पूंजीवाद। क्रोनी पूंजीवाद, मतलब ऐसा एक किस्म का पूंजीवाद तो है जो खुद ब खुद उभरता है। मैं एक और शब्द हम्म, आपको बता रहा हूँ, हम्म, ओलिगार्की। ओलिगार जो जो उससे जो सरकार है और जो पूंजीपति है, उन दोनों में फर्क हम नहीं देख फर्क पा नहीं। रहे। तो आपने इसी के बारे में और पूछना चाह रहा था कि ये आपने इतना मैंने एक जो वार है जो नफरत का जो वार है उस पे काम करने की जिम्मेदारी की आपने। मैं देख रहा हूँ आपके काम में आपने ये जो पूंजीपति जो ओलिगार्की क्रोनी कैपिटलिज्म और उनका जो गठजोड़ है हमारे सर्वोच्च जो नेता हैं उस गठजोड़ को आप बार बार बहुत हिम्मत के साथ उसको उजागर कर रहे हैं और सिर्फ मतलब हवा में नहीं बहुत गहराई से आपने जो गैस का जो बताया अंबानी का या अदानी के बारे में आप कह रहे हैं आपको न्यायालय में भी जा रहा है आपको आपके खिलाफ डेफेमेशन सूट्स भी हैं बहुत 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 उसको उसके कारण से आपको बहुत तकलीफ भी हुई। नहीं, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ। मेरे खिलाफ गौतम अडानी जी का वकील 7 मानहानि का केस इस वक्त जारी है। 5 गुजरात में है, 1 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ ये लड़ाई आपने चुनी क्यों, ये इतना महत्वपूर्ण लड़ाई क्यों है? अच्छा, हर्ष, आपका जवाब मैं दूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे एक और आपको सवाल कर रहा हूँ। आप क्यों नफरत के खिलाफ इस तरह से लड़ाई किया? मैं आपको बता देता हूँ क्यों। और इस आपका और मेरा रिश्ता क्यों इसी में है, क्योंकि आज पिछले 10-11 साल में हम क्या देख रहे हैं, ये जो नफरत, कौन इसको वितरण कर रहे हैं, कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, ये है मीडिया। आज जो हम अंग्रेजी में कहते हैं इस्लामोफोबिया, आज इस्लामोफोबिया का प्रचार नफरत मुसलमानों के खिलाफ नफरत, बिल्कुल, ये हमारे देश का सो कॉल्ड मुख्य धारा मेन स्ट्रीम मीडिया का भूमिका सबसे बड़ा है। बिल्कुल आज इस तरह से इस्लामोफोबिया भारतवर्ष में नहीं होता अगर हमारे देश का जो मीडिया है और किस तरह से इन लोग को मदद मिल रहा है, सरकार से मदद मिल रहा है,
सुदर्शन टीवी में जा रहे लोग, सरकार उनको बोल रहे जाओ यहाँ पे इंटर्न बनो। 2 कदम पीछे हट के देखो, भारतवर्ष में हर 7 भारतीय नागरिक में 1 है मुसलमान। विश्व में सिर्फ 2 ही देश है जहाँ पे भारतवर्ष से ज़्यादा मुसलमान हैं, एक इंडोनेशिया, एक पाकिस्तान। तो ये स्थिति आज ये स्थिति में आज क्यों हम हैं? ये स्थिति में आज हम हैं क्योंकि जो आज सरकार में, जो सत्ते में है, जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मीडिया के लोग भी ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। आपने हिटलर के जिक्र किया, हिटलर को सबसे मदद कौन किया? जो वहां का जर्मनी का बड़े 30 और 40 साल का सब बड़े बड़े कंपनी ग्रुप्स। एक्चुअली मैं एक साल इसका अध्ययन किया हूँ, एंड मतलब सबसे बड़े कंपनी जिसको आज भी हैं, इन सब ने उनकी सहायता की। जहाँ पे 60 लाख लोगों का नरसंहार चल रहा था, उसमें वो सहायक थे। आप आइए भारतवर्ष में, ये जो गठजोड़ के बात आप कर रहे हैं, जो राजनेता है और जो पूंजीपति है, इन लोग के बीच जो रिश्ता, ये नया नहीं है भारतवर्ष में और विश्व में तो है ही नहीं। मैं आपको हर दर्शक को कहता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी लिखा था, वो क्यों घनश्याम दास बिरला का घर में रह रहे हैं, जहां पे उनको हत्या किया 30 जनवरी 48 में, क्यों? ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके बाद आप बिरला ग्रुप के बाद टाटा ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मफतलाल ग्रुप, अंबानी ग्रुप। तो आज जिस बजाज, जमनालाल बजाज, बहुत सारे, जमनालाल बजाज तो कांग्रेस के ट्रेजरर थे। आपका कस्तूरभाई लाल भाई, इन लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे ऑफिशियल पोजीशंस में। आज फर्क कहाँ पे है? नहीं तो महात्मा गांधी क्यों बिरला के साथ ये रिश्ता? उन्होंने बोला कि उस समय उनका लड़ाई था ब्रिटिश के खिलाफ, साम्राज्यवाद, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ इन लोग ने उनको मदद किया था। बिरला जी ने मदद किया था, छुप के मदद किया था, सार्वजनिक। और 47 के बाद भी जब भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान दंगा खत्म नहीं हुई थी, वो लड़ाई उस समय खत्म हुई। गांधी जी को मालूम था, वो चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी भूल जाओ, पार्टी नहीं रहेगा। जब नेहरू जी 15 अगस्त 47 में दिल्ली में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी फेमस वो भाषण दे रहे थे, गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे, बेलेघाटा में थे, क्योंकि कलकत्ता में हिंदू मुसलमान दंगा तब भी चल रहे थे। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ? इसका कारण यह है कि हम टाटा, बिरला, मफतलाल, बजाज, अंबानी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। फर्क क्या है आज? और ये है क्रोनी पूंजीवाद और ओलिगार्की, ये दोनों में एक बारीकी, एक फर्क है। आज जैसे मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी जी, इन दोनों का रिश्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ सबके सामने है। ऐसा नहीं है मैं ऐसा ये छुपा हुआ है, सबको मालूम है। अगर मैं जियो का जब एडवर्टाइजमेंट निकला था, पहली बार मैंने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। वो गैर कानूनी थे, उसको फाइन भी देना पड़ा और मामूली फाइन देना पड़ा, अलग बात है। पेटीएम का वही है। देखिए, मैं जैसे अब आपको पहले भी हमने कहा, हमने अर्थशास्त्र पढ़ा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, अलग बात है। मैं और कुछ कर रहा था, मैं पढ़ाई के उसके सिवा बहुत कुछ किया, उसके बारे में नहीं बात करते। ठीक है, वो अरे बात कर सकते हो, हमें कुछ छुपाना नहीं। मगर किस तरह से जो कारोबार चलता है थोड़ा बहुत हमें मालूम है। तब जब मेरा करियर शुरू किया, मैंने बिजनेस पब्लिकेशंस में जो भारतवर्ष के कारोबार के बारे में लिखता, तो मैं थोड़ा कोशिश किया सीखने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं आप ऑब्सेस्ड हो गए अंबानी और अडानी, मगर बिल्कुल नहीं। आप पढ़िए मेरा लेख, सिर्फ टाटा ग्रुप के ऊपर मैंने लिखा,
जब 2G घोटाला हुई थी, मैं सारे कंपनीज के खिलाफ लिखा। मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी था। मैं थापर जी, CG ग्रुप, वो ललित थापर जी जब पायनियर चलाते, मैं वही वहां पे भी नौकरी किया। हमने हमारे खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप भी एक लीगल नोटिस भेजा था। ये गैस वॉर्स के बारे में आप बात किया, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, उनका वकील एक बार नहीं 4 हमें लीगल नोटिस भेजा था। सुब्रतो रॉय सहारा, उन्होंने हमें नोटिस भेजा था। तो आप हर तो हर क्या एक मिनट, तो हर क्या आप पूंजी व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं जी, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, ये अलग, और किसी समय हम बात करेंगे मैं पूंजीवाद में विश्वास कितना करता हूं या समाजवाद में कितना विश्वास करता हूं। मगर सचमुच जो आज भारतवर्ष में हम देख रहे हैं, ये पूंजीवाद नहीं है। बिल्कुल। ये दिस इज नॉट कैपिटलिज्म। क्योंकि जो, अगर आप सचमुच पूंजीवाद में विश्वास करते हैं तो आप प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन में विश्वास करेंगे। आपको बोलते हैं ना, प्लेइंग फील्ड लेवल होना चाहिए। एक व्यक्ति को ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए। आज वो प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है। मैं ज्यादा फायदा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा और बाकी यहाँ है। ये आपका कहना है, मेरा कहना और कुछ है। अंबानी बंधु मुकेश जी, अनिल जी, उनके वकील हमें 4 बार लीगल नोटिस भेजा, हमें एक बार भी अदालत में नहीं ले गया। मगर गौतम अडानी जी हमें 7 बार, हमें मुंद्रा गुजरात में है, वो भुज कच्छ जिला में है, एक बार नहीं, मैंने 3 बार वहां गया। 2021 में जनवरी में 2 जो कोविड के जो लहर आया था बीच में, एक हमें बिना जमानत का एक नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, वो बाद में वो स्टे हो गया था और मैंने अदालत में गया। हमारे खिलाफ क्या आरोप था कि मैं अदालत में नहीं गया। मैंने बोला सर, हम अदालत में आने के लिए तैयार है। हम कैसे मालूम पड़ा कि आपका NBW नॉन बेलेबल वारंट आया? PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मालूम पड़ा, हमारा वकील को बाद में मिला। तो मैंने पहुंचा, मैंने वहां तक पहुंच गया था। एक बार नहीं, 3 बार किया। कारण क्या है? वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख लिखा था जो आपका दर्शक आज भी पढ़ सकते हैं, किस तरह से सरकार हमारे अडानी जी को, उनके लिए नियम, उनके लिए कानून बदल दिया, उसका फायदा उन्होंने मिला। और वो लेख में एक और चीज था, जो कस्टम्स ड्यूटी, जो सीमा शुल्क दे रहा था, उसका रिफंड उन्होंने मांग रहे थे। मेरा सवाल था कि आप पहले सीमा शुल्क दिया, उसके बाद आप रिफंड लीजिए। आप आयकर विभाग से आप पैसा वापस मांग रहे, पहले तो आप दीजिए, कर दीजिए, टैक्स दीजिए, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। तो हमारे ऊपर उन्होंने वो 503 करोड़ डिमांड था, कस्टम्स ड्यूटी नहीं मिला, हमें भी नौकरी, या EPW का ऐसा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का नौकरी भी छोड़ना पड़ा। ये अलग, वो एक अलग कहानी, वो अलग कहानी है। नहीं, मेरा कहना और कुछ है। मैं 3 बार मुंद्रा में गया। मार्च 2021 मैंने लास्ट मुंद्रा में वहां के कोर्ट में गया। आज 4.5 साल हो गया, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्यों नहीं शुरू कर रहे, बताइए। ये सवाल आप अडानी जी से पूछिए। नहीं, हम आपसे हमारे पास जवाब नहीं है, सचमुच जवाब नहीं है। न्यूज क्लिक में मैंने काम किया, वहाँ का जो एडिटर है, एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकाश था, 77 साल उम्र आज है, वो 7.5 महीना जेल जाना पड़ा। प्रवीर जी, रघुनंदन जी, मैं और आबिर दासगुप्ता, हम 4 लोग यहाँ से अटरू कहाँ है? कोटा से 100 किलोमीटर दूर। क्यों अटरू? वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक कवाई करके एक बिजली उत्पादन के कारखाना है। एक बार नहीं, 5 बार हम लोग गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ। क्यों फैसला नहीं हुआ? ये एक लंबा कहानी है। 4 केस अहमदाबाद में चल रहा है अभी, और आज जो नया जो केस आया है,
ये है मानहानि का, ये दिल्ली में रोहिणी कोर्ट्स में। और ये भी एक कहानी है, अगर आपका दर्शक सुनने चाहते हैं, मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर केस तो चल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 6 सितंबर 2025 वहाँ का सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज अनुज कुमार सिंह, उन्होंने एक एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया था। एक्स पार्टे का मतलब है जिसके खिलाफ आप कुछ ऑर्डर इशू करें, उनका बात आपने सुना है, नहीं सुना था। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड वर्सेस परंजॉय गुहा ठाकुर। मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 4 और स्वाधीन पत्रकार हैं, और भारतवर्ष के बाहर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ऐसे 5 संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ भी है। कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये ऑर्डर एक तरह से गैग ऑर्डर कि ये सारे मानहानि आप ना कर पाए, इसलिए आप उनके बारे में लिखेंगे ही नहीं, ऐसा है कि आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके साथ क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि वही कोर्ट से ऑर्डर आया, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, एक दिन पहले इसके ऑर्डर आया कि हाँ, ये जो गैग ऑर्डर था आपको मानना नहीं पड़ेगा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार साथ साथ बहुत सारे पत्रकार के खिलाफ भी ईमेल करके बोला ये सारे कंटेंट आप हटा दीजिए वेबसाइट से, यूट्यूब वीडियोस। अडानी के बारे में, सब अडानी के बारे में। कौन है इसमें? रवीश कुमार जी है, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी देशभक्त, दीपक शर्मा, वायर जैसा संस्था, न्यूज लॉन्ड्री जैसा संस्था, सबको कहा गया कि आप ये सारे आपका जो कंटेंट है ये हटा दीजिए। तो ये मुद्दा इंटरेस्ट कैसे हो सकता है कि आप एक, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो 6 सितंबर जो ऑर्डर दिया था उसमें एक एंटिटी है जिसके खिलाफ भी थे, उसका नाम है जॉन डो। ये अमेरिकी एक व्यक्ति का नाम है, भारतवर्ष में उनका नाम बदल गया, उसका नाम है अशोक कुमार। मतलब उनका नाम इनको मालूम नहीं है, मगर अगर इन्होंने एक ही केस में उन्होंने कह रहे मैंने मानहानि किया, वो बोल रहा है यू आर अ परपेटेड जर्नलिस्ट। हर्ष, मैं अभी बताया आपको 48 साल मैंने काम किया, और भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 35 साल हमें ये कार्ड दिया। हम उस दिन जो नेशनल मीडिया सेंटर के अंदर हम कैसे हम गया, और कैसे हमारे अपना जो ज्ञानेश जी के, ये देखिए, और ये हर साल इसका रिन्यू होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि आप तथाकथित पत्रकार हैं, एक तरह से बोल रहे यू आर अ परपेटेड जर्नलिस्ट। उसका मतलब वही है तथाकथित। तो ये मैं समझता मेरा मानहानि उन्होंने बिल्कुल नहीं। मेरा 48 साल जो पत्रकारिता है इसका कोई माने नहीं है, मतलब नहीं है। तो हर्ष, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि केस चल रहा है। केस क्या होगा क्या नहीं होगा समय बताएंगे, मगर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप स्वाधीन पत्रकार और स्वाधीन पत्रकारिता को खत्म करने चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। अडानी जी इज ओनली वन एग्जाम्पल, एक ही उदाहरण। अगर सरकार का क्या भूमिका था, सरकार क्यों आया इस केस में? ये ठीक है, मैं व्यक्तिगत सरकार क्यों उनको बचाने के लिए सामने आए, ये आपका कहना है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं आप कह रहे हैं वो सरकार बचा रहा है, मैं जो है वो सूचना आपको दिया, आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स। आपका दर्शक और आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे, इट इज अप टू यू। तो स्पेसिफिक इसलिए मैं भी जानता हूँ आपके ये सारे केसेस चल रहे हैं, इसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में आपको बात करना उचित नहीं होगा, पर मैं मोर जनरली समझना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ये कैपिटलिज्म नहीं है, मतलब एक पूंजी व्यवस्था नहीं है। जिस तरह का पूंजीवाद
हिंदुस्तान में जिसको ओलिगार्की कह रहे हैं, अब रूस में भी उसी तरह का दिख रहा है, कई देशों में एक अलग किस्म का पूंजीवाद, जहाँ पे सरकार के डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का जो ऐसा रिश्ता है, इन्होंने पसंद नहीं किया। मैं जब तुलना किया, मैंने बोला इलॉन मस्क तो एक सरकारी एक पद भी उसको मिला, आज वो नहीं है। तो मैंने तुलना किया डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के रिश्ता और भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी जी, इन दोनों का रिश्ता। ये क्या मैं किसी का मानहानि कर रहा हूँ? मैं अपना जो मौलिक अधिकार है कि हम तुलना कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, जैसे ये पूरा जो मैंने रशिया से जो हम तेल सस्ता खरीद रहे हैं, उसका लाभ बहुत कम यहाँ के कंज्यूमर्स को मिला। 1 पैसा 1 रुपया नहीं मिल रहे, सब फायदा। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का सरकार के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा मिला मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका विश्व का भारतवर्ष और विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का रिफाइनरी है। और ये देखिए, हम तो अमेरिकी सरकार जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर ये तो वास्तव है। 1 मिनट, ये कच्चा तेल रूस से आके इसको कच्चे तेल को आपने पेट्रोल बनाया, एविएशन फ्यूल, रसोई का गैस बनाया, आपने क्या क्या नहीं बनाया। आपने यहां से निर्यात किया, कहां पे निर्यात किया? अमेरिका में निर्यात किया। आज भारतवर्ष से ज्यादा चीन रूस से आयात कर रहे हैं। यूरोप का गैस रूस से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कह रहे हैं सब कुछ, दे आर ऑल्सो हिपोक्रेट्स। मगर ये हमें मानना पड़ेगा कि यूक्रेन का युद्ध का पहले जामनगर में रूस से कच्चा तेल कितना आता थे? 2%, 3%। वो 2-3 साल बढ़ के 45% के आसपास हो। तो ये वास्तव है, ये फैक्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। जो इस विषय के ऊपर रिसर्च किया, जांच किया, उनका कहना है। तो इसीलिए एक अद्भुत तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति में एक है मुकेश अंबानी जी, एक साथ तीनों का नाम एक तरह से मिल गया। मुख्यमंत्री जब थे, और आपने इस पे भी बहुत काम किया, जो नानो कार, और उसको टाटा को क्या फायदा उसमें मिला, बहुत ही आश्चर्यजनक था। मतलब वो कंपनी खत्म हो गया। नहीं, पर उसके बावजूद भी वो बंगाल में होना था, सिंगूर में, वो चला गया सानंद में। लेकिन उससे आधा की ज्यादा कीमत तो पब्लिक सब्सिडी की तरफ से आया था। मुझे याद है कि आपने ही उसको उजागर किया था। मैं नहीं, बहुत सारे लोग किया, इसके ऊपर केस भी आया बहुत। मगर एक तरह से हाँ, ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसके बाद वामफ्रंट सरकार गिर गया, ममता बनर्जी आया, उन्होंने विरोध किया। मगर ये पूरा कारखाना सिंगूर पश्चिम बंगाल से सानंद गुजरात में गया। दुख का बात है, वो जो कारखाना है ना, अब नहीं चल रहा, खत्म हो गया। तो एक तरह से किसी को फायदा नहीं मिला। कच्चे तेल का कहानी और कुछ है। आपने जैसा अब कहा, हम जब 1 लीटर डीजल खरीदते हैं या पेट्रोल खरीदते हैं, इसका आधा के आसपास अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास टैक्स होता है। सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटीज, जो एक्साइज ड्यूटीज, जो आज जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी नहीं है, सॉरी, जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं है, एक्साइज ड्यूटीज है ये। मगर कच्चे तेल का कीमत रूस से आधा के आसपास हो गया। मगर इसका फायदा भारतवर्ष का उपभोक्ता को 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं मिला। तो फायदा किसको मिला? मुकेश अंबानी जी, और सिर्फ मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, हमारी सरकारी संस्था जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन लोग को मिला। तो एक तरह से सरकार को सब कुछ मालूम है। ये भी भूलिए मत, एक समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कर लगा था, बोला था विंडफॉल टैक्स। ये सरकार भी बोला कि आप इतना मुनाफा कमा रहे हैं, हमें और पैसा चाहिए तुम्हारे साथ।
और सिर्फ जामनगर का रिफाइनरी नहीं, एक रूस का भी एक रिफाइनरी है, न्यारा एनर्जी, इसका मालिक रोसनेफ्ट है, वो रूस का कंपनी। मगर जैसे आप कच्चे तेल के बात देख रहे हैं, हम अडानी जी के बारे में थोड़ा कहना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जिस रफ्तार से वो आज नियंत्रण कर रहे हैं, हवाई अड्डा, समुद्र के बंदर, कोयला से बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, कोयला खनन, सूर्य का ऊर्जा से सोलर एनर्जी, गैस शहर में वितरण करना, और रियल एस्टेट, जो मुंबई में धारावी, जो विश्व में सबसे बड़ा झोपड़पट्टी में एक है, उसका नया करके बनाना है, ये सब अडानी भी कर रहे हैं। और वहां पे खत्म नहीं होता, एक तरह से हर भारतीय नागरिक का जीवन के पास आता है। फॉर्चून ब्रांड उसका तेल भी है, जो लोग अपना तलते हैं, खाना पकौड़ा समोसा कुछ भी बोलिए। और सेब, वो वितरण करते हैं सेब, हिमाचल से, कश्मीर से लेके और विदेश से आके। तो एक तरह से किसान आंदोलन नहीं होता तो पूरा कृषि उनके नियंत्रण में होता है ना। तो हर से ऐसा नहीं है मैं किसी को जानबूझ के कोई लक्ष्य लगा के हमारा रिपोर्टिंग है। जो एक कॉर्पोरेट घराना जिसका कारोबार हर भारतवर्ष का नागरिक के जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, जैसे आपने अंबानी की बात किया, आपने अडानी जी की बात किया, एक पत्रकार का काम है ये सारे विषय के ऊपर लिखना। तो एक जल्दी जो एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, आपको आज निमंत्रण दिया, मैं एक नौजवान साथी ने कहा कि आपसे एक सवाल पूछूं। वो ये था कि क्या दोष पूंजी व्यवस्था में है? क्या पूंजी व्यवस्था और लोकतंत्र साथ में चल सकते हैं, या आपकी शिकायत पूंजी व्यवस्था से नहीं है, पर उसका एक तरह का इस्तेमाल जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म या ओलिगार्की की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सरकार और उस पूंजी व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी संबंध जब होता है, उसके आपकी शिकायत है या आप खतरा महसूस करते हैं? ये बहुत ही कठिन सवाल है जी। हर्ष। इस विषय के ऊपर सचमुच ने तो आपका नौजवान सहकर्मी ने एक बहुत कठिन सवाल किया। देखिए, पूंजीवाद का स्वरूप भी अलग अलग होता है। आप जैसे स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड एक एक समय बोलते हैं हम पूंजीवाद में या सोशल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, मगर जिस तरह उन्होंने बुनियादी ढांचा, बिजली, सड़क, पानी, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। बहुत ऐसा देश है जो बोलते हैं हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन चीन को भी हमने देखा, मतलब पूंजी व्यवस्था बहुत है, लेकिन कम से कम सामाजिक जो जरूरतें पूर्ति। 2008 में जो अमेरिका में एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट के समय गया था, बड़े बड़े कंपनी को फायदा मिला, अमेरिकी सरकार ने फायदा दिया। जनरल मोटर्स एक समय 91% शेयर अमेरिकी सरकार के पास था, मतलब अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पास। तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी था या प्राइवेट कंपनी था। तो ये दो शब्द पूंजीवाद, समाजवाद, ये बदलते रहता है, इसका माने बदलता रहता। भारतवर्ष के इतिहास में हमारे पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। एक तरह से पूंजीवाद के भी सबसे खराब हिस्सा हमने लिया, और जो समाजवाद हमने कोशिश किया लाने के लिए, वो भी ठीक तरह से नहीं ले पा। आप जानते हैं भारतवर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति है, हमारे बिजली, सड़क, पानी का क्या स्थिति है। और जो बड़े बड़े सरकारी संस्था थे, वो सचमुच नाम के वास्ते सरकारी संस्था, वो कुछ नेता और कुछ बाबू चलाते थे। और आप देखिए, आज वो नहीं है स्वराज पॉल जी। एक समय वो हॉस्टाइल टेक ओवर, वो कोशिश किया था दिल्ली डीसीएम ग्रुप, एस्कॉर्ट्स ग्रुप को खरीदने के लिए, सफल नहीं हुआ। ये बड़े बड़े जो निजी कंपनी है, कैसे इन्होंने स्थापन किया? सरकारी पैसा से, सरकारी बैंकों से,
सरकारी वित्तीय संस्था से। तो यही बात है, व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट, सरकारी क्या है और निजी क्या है, ये थोड़ा एक बहुत इतना आसान सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम यही चीज देख रहे हैं। एक बार नोबेल पुरस्कार विजयी अमर्त्य सेन ने ये मुझे समझाया था कि वियतनाम, क्यूबा, चीन, रूस, वो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के जो किया, भारतवर्ष नहीं कर पाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही मुझे लगता है। लेकिन मतलब यहाँ मोदी जी के आर्थिक नीतियों के समर्थक बैठे होते तो वो कहते हैं कि चलिए नेहरू जी के वक्त में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, आज भी मिश्रित ही है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन का दौर ये पहले भी शुरू हुई थी, आर्थिक उदारीकरण का दौर जो शुरू हुई थी, मोदी जी जो कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मैं समझता हूँ सचमुच ये नहीं है, एक चुनावी नारा ही था। आप अगर उनका जो पॉलिसीज है, जो उनका जो कार्यक्रम है, आप देखेंगे कुछ लोगों का आर्थिक ताकत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और इसमें अंबानी अडानी जी का है, आप भूलिए मत, और टाटा सब लोग। आप भूलिए मत कि 2024 का लोकसभा चुनाव को पहले मोदी जी एक बार तेलंगाना में एक सार्वजनिक एक चुनावी एक मंच से उन्होंने बताया, राहुल गांधी बार बार सुबह उठ के मंत्र जपते हैं अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। और ये भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि टेम्पो भर के पैसा जाते हैं इनके पास। सवाल किया इसके ऊपर, हमारे लोकपाल जी के पास एक याचिका आया था, उन्होंने बोला हाँ चुनाव के समय बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने ये शपथ किया। तो देखिए, राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं, अंबानी का बात करते हैं, उनके अपने राजनीतिक दल में भी लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे इन्होंने पैसा भी खाया। मैं मानता हूं, हमारे पास सबूत नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी इन लोग से पैसा खाते हैं। तो इसके साथ सिर्फ पूंजीवाद समाजवाद की बात नहीं, हमारा पूरा चुनावी व्यवस्था के बारे में, चुनाव के लिए पैसा कहां से आता है, चुनावी जो हमारे देश का जो उम्मीदवार है उनका पैसा कहां से आता है चुनाव। आप क्या विश्वास करते हैं जो निर्वाचन आयोग के पास जो अलग अलग राजनीतिक दल साल में एक बार दिखाते हैं इतना हमारा आय है, इतना हमारा खर्चा है, सब लोग जानते हैं। हम जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात किया, कितना 14,000 करोड़ 16,000 करोड़ पूरा जब चुनाव के ऊपर जो खर्चा है, इससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो लोग कहते हैं कि अमेरिका से भी ज्यादा खर्चा हम लोग अपने चुनाव में जितना लोग कहते हैं, मगर मेरा कहना ये है कि ये हम पूंजीवाद में विश्वास करेंगे या समाजवाद में विश्वास करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं, सब कुछ हमारा चुनावी प्रणाली हमारा चुनावी व्यवस्था के साथ एक साथ मिल जाता है, जो गठजोड़ है ये। बिल्कुल। और वो उसमें आप सबसे ज्यादा खतरा समझते हैं, क्योंकि फिर जो फैसले होते हैं वो जनता के हित में नहीं बल्कि कुछ पूंजीपतियों के हित में सारे फैसले। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हमने देखा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का क्या, पैसा तो कम था मगर हमें मालूम है ये व्यक्ति या ये कंपनी इतना पैसा इस दिन इसने राजनीतिक दल को दिया, और फिर उसके बाद यू कनेक्ट द डॉट्स, आपको मालूम हो जाता है किसको फायदा मिला, किसको ठेका मिला, किसका नया प्रोग्राम मिला। हम लोग मतलब समाप्त करने की ओर में जा रहे हैं, लेकिन समाप्त कर दीजिए, मेरे को जो कहना है बता दिया आपको। नहीं, एक सवाल है कि जो नफरत की राजनीति है और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म, ओलिगार्की, जो पूंजीवाद का एक तरह से एक जो स्वरूप, जो बहुत खतरनाक स्वरूप, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इनका गठजोड़ भी है या नहीं? बिल्कुल है, इसमें दो राय होना नहीं चाहिए। जैसे आपको मैं पहले
आपने सवाल किया, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले भी था, आज भी है, मगर इसके साथ चुनावी व्यवस्था का जैसा संपर्क है, मैं वैसे और नफरती चुनावी व्यवस्था ठीक और भी ज्यादा और खतरनाक बिल्कुल, ये तो इसमें मेरा दो राय नहीं है, आपके साथ मैं एक हूँ इसमें। और अगर जागरूकता आम आदमी में, आम मतदाता में नहीं आएगा, तब तक क्या बताऊं मैं, हमें लड़ना पड़ेगा बस। तो आप जैसे हैं, मैं भी ऐसा हूँ। बांग्ला में एक कहावत है, मेरा एक मित्र बार बार कहते हैं, बाँचते होले लड़ते होवे, लड़ते होले बाँचते होवे। अगर आप संघर्ष करने चाहते हैं, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसी से मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवान पत्रकार भी छोटे छोटे शहरों में शायद हमारी बात सुन रहे होंगे। उनके लिए मतलब आज की व्यवस्था में जहां सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत है, जहां लोकतंत्र बचाने की बहुत बड़ी कीमत अदा है, और नफरत का जवाब मोहब्बत से देना बहुत बड़ी कीमत देना पड़ता है। उस स्थिति में आज अगर मैं नौजवान पत्रकार हूँ, अभी कॉलेज से मैं निकला क्या हूँ, सलाह दूं? क्या सलाह देंगे ये आप? सबसे मुश्किल काम है। सच क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तव क्या है। और देखिए, हमारे खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने मानहानि किया। मैंने बोला जो वास्तव है, जो सच है, वही सूचना मैंने दिया। जी, तो बस तो आपको लड़ना पड़ेगा। सच बोलने के लिए, मतलब सच ही है जिसके लिए आप ये पूरी जो आपका जो प्रोफेशन है, ये पेशा है, ये लोगों के सामने सच रखना है। उसकी कोई भी कीमत हो, वो आपको करना चाहिए। शायद यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, यही कहना चाहता हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ, आपने नहीं, वक्त मैं निकाला आभारी हूँ जी। आपका, इतना वक्त आपने मेरे को दिया बात करने के लिए। नहीं, बहुत खूबसूरत बात हुई। मुझे लगा कि कल जब न्यायालय ने कहा कि अब आप फिर से सच बोल सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपको बुलाया। मैं कहा कि सच बोलिए, एक और फोरम आपको देते हैं। और आपने वही बात कही, और आप सच बोलते हैं। संघर्ष के लिए जिंदा रहना और जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहना, यही आपकी ज़िंदगी का मुझे लगता है कि एक तरह का मोटो है, और उसमें आप करते रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।